So students, today we will discuss about the work, physics ICSE chapter number 2. तो what is work? वर्क क्या है बच्चों? वर्क की डिफिनेशन जो दी हुई है वो है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर इज ए मूवमेंट इन द बॉडी। यानी अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें मूवमेंट होता है, तब वर्क माना जाएगा, नहीं तो वर्क नहीं माना जाएगा। जैसे अगर एक यहां पर एक बॉडी है यहां पर और हमने यहां फोर्स लगाया, यहां पर हमने फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव करके यहां आ जाती है फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इफ देयर इज ए फोर्स अप्लाइड and it makes the body move, then it is said that work has been done, otherwise not, काम नहीं हुआ है। तो अगर जैसे कोई बच्चा किसी दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, दीवार मूव नहीं कर रही, हम थक भी गए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन दीवार मूव नहीं की, या कोई भी कोई चीज हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हैवी है, अराउंड 200 kg 300 kg है, और अगर वो मूव नहीं हो रही तो हम थक भी गए, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ वहां पर जो है। तो वर्क तभी माना जाता है जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाए और वो फोर्स किसी बॉडी में जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मूव कर जाए, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, देन ओनली वर्क इज डन, अदरवाइज नॉट। तो हमने वर्क की डिफिनेशन देख ली। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर ऐसे करते हैं बच्चों, मेजर करते हैं वर्क को, अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ वर्क में दो कंपोनेंट है। वर्क क्या 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 कंपोनेंट है वर्क के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स F, magnitude of the force applied, and second one is magnitude of displacement, magnitude of displacement, displacement इसको लिखते हैं SC। तो कैसे हम मेजरमेंट करेंगे वर्क का? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम लिख लेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हो गया W इक्वल टू Fs। अब ये हो गया हमारा वर्क का मेजरमेंट कैसे करना है। अब इसको और दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, थीटा के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क हम लोग देख लेते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस द वर्क। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क कैसे दिखाएंगे बच्चों? एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ द थीटा, एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क ऑफ वर्क, इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? W इज इक्वल टू F S cos थीटा, cos थीटा। अब ये थीटा कहां से आ गया? थीटा बच्चों यहां से आ गया। It is not necessary that you apply a force on any point of the body and it moves in the direction of force. It is not necessary. It may move at an angle. ऐसा भी हो सकता है कि आप फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हो और इस तरह से अप्लाई कर रहे हो और बॉडी आपकी डायरेक्शन में ही मूव कर जाए। एक बॉडी है, यहां पे हमने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया और ये सीधी डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, जैसा हमने पहले बताया। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल द टाइम्स, ये हमेशा जरूरी नहीं है। तो हाउ sometimes you may apply a force, sometimes you may apply a force here and there is a body and displacement is like this, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रहा है एट एन एंगल। होना किधर चाहिए था? यहां होना चाहिए था, हो गया किधर? यहां पर हो गया। तो इसको इस तरह से देखिए कि हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स लगाया, अप्लाई किया और इस बॉडी को मूव कैसे कर गई? ये बॉडी ये इस तरह से मूव कर गई, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया यहां पर।
तो हाउ वी विल मेजर दिस, हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे? हमको तो मालूम है कि फोर्स अप्लाइड, वर्क इज ए फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या किया जाए, अब डायरेक्शन यहां फोर्स हमने इस तरफ अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, ये थीटा एंगल ले लिया। फोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है फोर्स, यहां से डिस्प्लेसमेंट जो है ये थीटा एंगल पे हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड से थीटा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो लेट अस राइट, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, और जो है यहां पर ये सी ले लीजिए, इसको बॉडी को इस तरह बना लीजिए, ये सी हो गया। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा वर्क क्या होता है, अच्छे से हमको मालूम है, W इक्वल टू F इंटू एस। यहां पे एस क्या है, यस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ए बी होना चाहिए था, इट मींस एफ इंटू ए बी होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, एफ इंटू ए बी, एफ इंटू ए बी होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें नहीं है, ए बी नहीं मालूम है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो गया। तो क्या किया जाए, इसके लिए बहुत इजी है, W इक्वल टू एफ इंटू ए बी करेंगे हम, और ए बी क्या होगा, ए बी को हमें इस कंपोनेंट को निकालना है, इस कंपोनेंट को निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, यहां पर एक्सप्रेशन आप वर्क में दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हम निकाल लीजिए और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम इस एक्सप्रेशन ऑफ वर्क देखते हैं। तो ए बी क्या होगा, एफ इंटू ए बी। तो ए बी यहां देखिए, ए बी हो गया एक, इसको अगर हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ए बी सी को, ए बी सी को, तो क्या होगा, ये हो गया बेस, बेस अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब ए सी क्या है, एस है यहां पर, ए बी अपॉन एस इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इक्वल टू हो जाएगा यस कॉस थीटा, यस इंटू कॉस थीटा, ये यस कॉस थीटा हो जाएगा नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, और ए बी अपॉन एस, ये ए सी जो है आपका एस है, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो एस कॉस थीटा, ए बी इक्वल टू एस, यही वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, एस कॉस थीटा। तो क्या आ गया, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पे लिया। तो लेट अस सी द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क by finding the component of force in the direction of displacement। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इससे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे होगा, देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर, एक ऐसा हमने बनाया, यहां पे ले गए, और एक बॉडी यहां पर है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यहां पर आपका ये बॉडी है जो मूव करी है, और यहां पे हम एक नॉर्मल लेते हैं, पॉइंट ए बी एंड सी। जैसे हमने फोर्स यहां पर अप्लाई किया, ठीक, बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करने के बजाय ये एक एंगल पे मूव कर रही, थीटा एंगल पे मूव कर रही, इस तरफ मूव कर रही, एसी इस डायरेक्शन में मूव कर रही, जाना किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, हुआ नहीं। तो हम लोग पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमने निकाल दिया था, ए बी का कंपोनेंट निकाल दिया था, ए बी आया था एस कॉस थीटा, तो W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ गया था, ये इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स क्या लगा, तो यहां पर जो है ये हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ये मान लें इसको, और यहां पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं,
ये हो गया आपका नॉर्मल ग्राफ। ठीक, कुछ इस तरह से इसको करेंगे तो सही रहेगा, जैसे इसको आगे बढ़ा के यहां पर और कुछ इस तरह से, या ये आपका हो गया नॉर्मल। अब इस कंपोनेंट को हम देखते हैं, लेट इट बी ए एन, और ये आपका हो गया पी। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब हम इस एंगल को देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F क्या हो गया आपका Na, F की जगह हो गया Na, यानी ये वाला फोर्स का ये कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इनटू AC, Na इंटू AC। अब Na क्या होगा, अब इस ट्राइंगल को देखिए, जस्ट सी ट्राइंगल PNA, तो ये क्या हो गया, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया PA, और Na हो गया आपका बेस, तो Na अपॉन PA इक्वल टू cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जैसे पहले था। अब Na अपॉन PA क्या है, F इक्वल टू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, Na इक्वल टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये F है आपका, Na इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा, F cos थीटा क्या हो गया, Na अपॉन PA, ये आपका राइट एंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा। PA क्या है आपका, F, फोर्स इसी डायरेक्शन में हमने लगाया था डिस्प्लेसमेंट की तरफ, हम तो वो वाला कंपोनेंट ले रहे हैं जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो उस वाले फोर्स को ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया Na, तो Na अपॉन F इक्वल टू cos थीटा, Na इक्वल टू F cos थीटा। अब यहां पर रख दीजिए Na की वैल्यू, Na क्या आ गया, F cos थीटा, F cos थीटा इनटू AC क्या है, डिस्प्लेसमेंट S, तो अगेन Fs cos थीटा। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो we have seen the two cases. One is expression of the work in terms of component of displacement. Second is expression of work in terms of component of force in the direction of displacement. ये दोनों केस हमने देख लिए। अब हम लोग स्पेशल केसेस देखते हैं, दो तीन स्पेशल केसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं when वर्क इज जीरो। जीरो की क्या कंडीशन है, वर्क जीरो कब हो सकता है, वर्क जीरो कब होगा, काम तो किया गया तो काम जीरो कैसे हो सकता है, काम तो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन काम जीरो तब माना जाएगा, वर्क जीरो तब माना जाएगा जब W इक्वल टू क्या होता है, पहले आप ये बताइए, W इक्वल टू Fs होता है, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, तो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो जीरो कब होगा वर्क, W इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका Fs मान लीजिए यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाए, when displacement is zero, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क जीरो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो किन किन कंडीशन में कहां कहां होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक बॉल को कोई पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित है डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हुआ, डिस्प्लेस तो कुछ हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, या ऐसी बॉडी को मूव कराना चाहे जो हम पूरी फोर्स तो लगा रहे हैं बट बॉडी मूव बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, तो वर्क इज जीरो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज when the theta equal to when the angle of displacement and application of force both are at 90 degree, when theta equal to 90 degree, तो क्या हो जाएगा, W equal to Fs cos theta, cos theta cos यानी थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री, यानी F cos theta की वैल्यू हमें मालूम होती है, cos theta की वैल्यू 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो cos थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो ये दो केस बनते हैं। अब ऐसा कहां है, ऐसा कौन सा केस आता है जब जो है
application of point of application of force, direction of application of force and displacement are perpendicular to each other। दो ऐसे केस होंगे, यानी cos 90 की वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ पे वर्क 0 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा केस आता है? तो दो केस इसमें आप देखते हैं। सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे, एक पुली है, बहुत अच्छा, बार बार बुक्स में एग्जांपल दिया रहता है। ये लीजिए पुली, मान लीजिए कोई पुली है, पुली ऐसे पुली है कोई, और ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, ओवर लोड ऑन इज हेड। ये सारा लोड जो है एक पुली लेकर के मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पुली मूव कर रहा है, तो व्हेन इसके ऊपर जो लोड का फोर्स है, द फोर्स ड्यू टू द लोड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और मूवमेंट मान लीजिए इधर कर रहा है, ये इस साइड कर रहा है। इसको इस तरह से बना लेते हैं, एक फोर्स यहाँ पे, ये इसका जो लोड के कारण जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये मूव कर रहा है सीधा 90 डिग्री पर। ये स्ट्रेट जो है सरफेस पे वॉक करता हुआ जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हो गई आपकी, मान लीजिए इस तरफ मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है? एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड direction of displacement both are perpendicular, both are 90 degree, so theta will be equal to 90 degree। तो it work equal to fs cos theta, यानी cos 90 fs into cos 90 means cos 0, तो इक्वल टू वर्क इक्वल टू 0। अब किसी कुली को सामान ढेर सारा लगवा दीजिए, उसके सर पे रख दीजिए 100 किलो का लोड और ले जाइए उसको 1 किलोमीटर तक। उसके बाद कहिए तुमने तो भाई फिजिक्स में मैंने पढ़ा है, काम नहीं किया, तो वहीं पर खूब मारेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। ये फिजिक्स के टर्म्स में सही है, बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स, इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज नॉट एप्लीकेबल। व्हेन यू हायर ए कुली टू कैरी सम लोड यू हैव टू पे, आप उसे पे करना। ऐसा नहीं कहना मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, मैं तो नहीं दूंगा, यहाँ तो काम ही नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आपको जो है 0 हो जाएगा वर्क। अब एक और केस देखते हैं, कब परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यहां पे ये कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ऐसे मूव कर रही है कोई बॉडी इस तरह से। अब देखिए एक बॉडी यहां पर है कोई, ठीक, यहां पे मूव, इसको सर्कुलर पाथ में हम मूव करा रहे हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स यू नो ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर, सेंटर पे लग रहा होगा। और इसका जो एट एनी स्टैंड किसी भी पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से होगा। ये दोनों के बीच में हो गया एंगल 90 डिग्री। अगेन वर्क इक्वल टू fs cos थीटा, fs cos 90 डिग्री की वैल्यू fs into 0 इक्वल टू 0, तो वर्क यहाँ पे 0 होता है। When a body at any स्टैंड, मान लीजिए यहाँ पे है बॉडी, यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स इस तरफ लग रहा है, और मूवमेंट एट एनी स्टैंड विल बी डायरेक्टेड टू द टेंजेंट, इस तरफ से टेंजेंट पे इस तरह से इसका मूवमेंट होना चाहिए। दोनों के बीच में एंगल है आपका 90 डिग्री, तो यहां भी वर्क हो गया 0। आप कहीं भी ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, तो ये इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट टेंड टू डिस्प्लेस इन दिस डायरेक्शन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी अप्लाइड टू द सेंटर एट एनी स्टैंड, सो देयर विल बी नो वर्क। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो जब सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, तो एट एनी स्टैंड अर्थ tends to displace in tangent way is this direction, and centripetal force due to the sun is always towards the sun। जो अर्थ का जो जहां सेंट्रीपेटल फोर्स उसको
इसकी तरफ, सेंटर की तरफ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मूव करेगी इस डायरेक्शन में अर्थ। तो इसी तरह अर्थ का जो मून रोटेट करता है अराउंड द अर्थ इज आल्सो द सेम, मींस देयर इज नो वर्क बिकॉज application of force, direction of force and direction of displacement are both are perpendicular to each other. तो इस तरह से दिस इज द केस ऑफ जीरो वर्क। अब हम लोग एक और केस देखते हैं, when the work is positive, when the work is positive, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क निगेटिव कब होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। लेट अस टेक ए केस ऑफ ए बॉडी फॉलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड। यहां से एक बॉडी है कोई, ये जो है मास m है, वेट mg हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ ये जो है यहां पर गिर रही, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी एप्लीकेबल इन दिस डायरेक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट h, ये भी जी नीचे की तरफ हो रहा है। तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मींस द वेट यानी फोर्स एप्लीकेबल ऑन दिस बॉडी ड्यू टू इट्स वेट इज टेंड्स टू डाउनवर्ड एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। दोनों एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S। फोर्स क्या है यहाँ पर, वेट के कारण फोर्स लग रहा है mg इंटू s हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए कि h, तो mg h। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क होता है पॉजिटिव। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो निगेटिव। वो केस हम देख लेते हैं। क्यों, ये हुआ कैसे, ये हुआ W इक्वल टू Fs cos। अब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फोर्स भी और ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट भी। तो cos इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी cos थीटा की, यानी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो Fs, तो cos जीरो की वैल्यू होती है 1। तो ये Fs हुआ और Fs कैसे बन गया mg, F यहाँ पर चूंकि ये ग्रेविटी ये वेट के कारण फोर्स लग रहा है तो F इक्वल टू mg होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब कोई मास डाउनवर्ड्स जब आता है तो अपना फोर्स उसका F इक्वल टू mg होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट इज h, तो mg h हो गया। तो यहाँ पर ये हुआ कैसे, Fs cos थीटा की वजह से Fs F mg हो गया और डिस्प्लेसमेंट h हो गया जितना ऊंचाई से नीचे आया, और cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो W इक्वल टू Fs यानी W इक्वल टू mg। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, भी इसी को कहते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू W इक्वल टू mgh। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते थे, सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग इस तरह लिख सकते थे, यहीं पर लिख सकते थे W इक्वल टू Fs cos थीटा, तो F इक्वल टू mg और ये हो जाएगा s, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है h, और cos जीरो इक्वल टू mg h। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू mg h। ये हुआ आपका पॉजिटिव वर्क डन का केस। अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव वर्क डन। When the work is negative, वर्क निगेटिव कब होता है, वर्क कभी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जस्ट सी द फार्मूला क्या है, W इक्वल टू Fs cos थीटा, और आपको अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख दिया जाए, थीटा को 180 ले लिया जाए, तो Fs cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा -Fs। अब ये समझ लीजिए ये केस है निगेटिव वर्क डन का। अब एक लाइव एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, निगेटिव वर्क डन कैसे होता है। निगेटिव वर्क डन कैसे हुआ, इसके दो केस देख लेते हैं। सबसे पहला केस ये है कि व्हेन वी थ्रो ए बॉडी अपवर्ड,
हम लोग कोई एक बॉडी है, इसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां किधर लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो हम एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है वो हो रहा है अपवर्ड इन दिस डायरेक्शन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए एच, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो F = mg होता है, ये लग रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों 180 डिग्री पर हो गए कि नहीं? तो 180 डिग्री जब when we throw a ball anybody upward, the work done by the force of gravity is negative। तो यहाँ पे निगेटिव काम हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा Fs cos थीटा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का, एक इस तरफ जा रहा है, दोनों फोर्स इस तरफ लग रहा है और बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। तो Fs cos 180 डिग्री यानी F = mg, यहाँ पर F mg है, और यस क्या है आपका? h है, और ये हो जाएगा -1 cos 180 यानी -mgh। तो वर्क डन यहाँ पर हो गया निगेटिव। तो ये निगेटिव केस पर। अब हम लोग यूनिट्स देख लेते हैं वर्क की यूनिट्स क्या क्या है। लेट अस सी द यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स क्या क्या होती हैं? तो W = क्या होता है बच्चों? Fs फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? फोर्स की होती है यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। इसी को जूल भी लिखते हैं, जूल, न्यूटन मीटर यानी जूल। ये हो गया आपकी फोर्स वर्क की यूनिट, फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर यानी न्यूटन मीटर। अब ये हो गया एसआई सिस्टम में न्यूटन मीटर, इसी को हम जूल लिखते हैं। इट मींस वर्क ऑफ 1 जूल यानी वर्क ऑफ 1 जूल is said to be done when 1 Newton of force is applied and it moves the body 1 meter। यानी 1 जूल तब माना जाएगा जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे, तो ये कहा जाएगा कि 1 जूल का 1 जूल का जो है वर्क हुआ। तो ठीक है, वर्क की भी जो है ये आपका यूनिट जूल होती है यानी न्यूटन मीटर होती है। अब इसी को सीजीएस सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस में क्या होगा? 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन, 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10⁵ और 2 ऐड हो जाएगा 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 जूल = 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। अब इक्वल टू 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग लिखते हैं, अर्ग ERG, अर्ग। 1 जूल = 10⁷ अर्ग। ये आपका हो गया यूनिट्स ऑफ वर्क। तो एसआई सिस्टम में न्यूटन मीटर यानी जूल लिखते हैं, और सीजीएस सिस्टम में आपको अर्ग लिखते हैं 1 जूल = 10⁷ अर्ग। अब इसमें बिगर यूनिट्स भी होती हैं, ये वर्क की बिगर यूनिट्स। बिगर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। बिगर यूनिट्स किलो जूल, 1 किलो जूल, किलो का मतलब ही होता है 10⁻3। 1 मेगा जूल, मेगा मींस 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 गीगा जूल = 10⁹ जूल। ये आपकी बिगर यूनिट्स हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि यूनिट्स ऑफ वर्क भी देख लिया, और वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख लिया, तीनों केस देख लिए। व्हेन वर्क डन इज 0, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव, एंड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन 2 केसेस में देख लिए। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड वन वर्क डन इन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मेजरमेंट ऑफ वर्क भी देख लिए, और हमने वर्क की डिफिनीशन भी देख ली। तो इस तरह हमारा वर्क से रिलेटेड अब हमारा अगला टॉपिक होगा पावर। उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए,
और सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलिए। थैंक यू।